हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, मैटर यानी पदार्थ की 3 क्लास हो चुकी है। ये चौथी क्लास है और इसमें पूरा मैटर अपना कंप्लीट हो जाएगा। साथ में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दूंगा। साथ में मैं आप लोगों को अभी दिन तक है ना, शाम को 4 बजे तक इसका टेस्ट अपलोड हो जाएगा। अपनी तैयारी चेक कर लेना। सही बात है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। मैटर का पार्ट नंबर 4। क्या पढ़ रहे थे हम, बताइए। सर, आप हमें यह बता रहे थे कि मिक्सचर को सेपरेट करने की क्या क्या विधि है। जैसे सर, पानी में किसी ने नमक मिला दिया तो कैसे अलग कर सकते हैं। सर, मान लो मिट्टी में किसी ने कपूर मिला दिया तो कपूर को कैसा अलग कर सकते हैं। सर, जैसे मान लीजिए पानी में एसीटोन मिला दिया तो सर इसमें पानी को कैसे अलग कर सकते हैं, एसीटोन को कैसे अलग कर सकते हैं। तो हमारे पास में दोस्तों बहुत सारे मेथड है। इनमें से 2 मेथड मैं आप लोगों को कल बता चुका था। कौन कौन से थे दोस्तों? एक तो सब्लिमेशन मेथड, ऊर्ध्वपातन विधि, और एक डिस्टिलेशन मेथड यानी आसवन विधि। इसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड। ये क्रोमेटोग्राफी मेथड है क्या? आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, क्रोमेटोग्राफी यानी वर्ण लेखन। दोस्तों, क्या है क्रोमेटोग्राफी? मैं आइए आपको समझाता हूं। दोस्तों, आप लोग अभी क्या, आपके हाथ में पेन है क्या? किसके हाथ में पेन है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सर, मेरे हाथ में पेन है। कौन से कलर का पेन है? ब्लू कलर का है, ब्लैक कलर का है, रेड कलर का है? कलर भी बताइए। मेरे हिसाब से मैक्सिमम के पास में क्या है, ब्लू कलर का पेन होगा। तो एक खाली पेपर पे क्या करो, ब्लू कलर का जो पेन है ना, उससे एक ऐसा डॉट बना दो। बना दिया। बेसिकली आप ये डॉट क्यों बना पाए हो, या पेपर पे ये क्या आ गया, आपके पेन की जो इंक है क्या वो आ गई क्या? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा ये प्योर आपका ब्लू कलर है, बट एक्चुअली में दोस्तों ये आपके अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है। इसमें कुछ ब्लैक भी होता है, कुछ आप लोगों का व्हाइट भी होता है। समझ रहे हो बात को? जैसे मैं आपको ब्लू, ग्रे कलर कैसे मिलता है, बनता है सब ब्लैक और व्हाइट मिला के। सिमिलरली ये जो ब्लू कलर होता है ना, ये भी आपके 2-3 रंगों से मिलके ये आपकी इंक बनाई जाती है। समझ में आ गई बात को? आ जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपको बोलूं, मान लो इसमें 3 कलर है, मान लो ब्लैक, पिंक, ऑरेंज, मान लो। तो इसको अलग करना है, इसमें से ब्लैक को अलग करना है, पिंक को अलग करना है, ऑरेंज को अलग करना है। कैसे करेंगे दोस्तों? यहीं पर आप लोग कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हो? क्रोमेटोग्राफी मेथड का इस्तेमाल करते हो। सर, कैसे हम लोग करें? देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला, ये मान लो 3 कलर से मिलकर बना हुआ है। कौन से 3 कलर मैंने आपको बताए? ब्लैक, ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज, और आप लोग एक मान लीजिए कौन सा, अब मैंने आपको बताया पिंक। बहुत बढ़िया। दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, आपने पानी के अंदर डाला, नींबू डाला और चम्मच से घोल दिया, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, एक आपने क्या करा, पानी का ग्लास लिया, उसके अंदर थोड़ा सा हनी डाला, शहद डाला। आप मुझे बताइए कौन अच्छे से घुलेगा, कौन जल्दी से घुल जाएगा? बताओ। नींबू का रस पानी में अच्छे से घुलेगा, या जो शहद है वो पानी के अंदर अच्छे से घुलेगा? बताओ जल्दी से कमेंट करके। अनुराग जी, सब बात करेंगे, इधर पढ़ाई करो, ठीक है? बताओ जल्दी से। तो आप लोग बोलोगे सर नींबू का रस अच्छे से घुल जाएगा, यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि यार हर पदार्थ की अपनी अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है, अपनी अलग अलग विलेयता होता है। कोई अच्छे से घुल जाता है, जल्दी घुल जाता है, किसी को घुलने में थोड़ा समय लगता है। क्या मैं बात सही बोल रहा हूं क्या? बिल्कुल सर, सही बोल रहे हो। सिमिलरली दोस्तों, ये जो अलग अलग रंग होते हैं ना, इनकी भी सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं पानी में ब्लैक कलर को डालूंगा तो वो हो सकता है जल्दी घुल जाए। ऑरेंज कलर को डालूंगा तो दोस्तों उसको घुलने में थोड़ा अलग समय लगेगा, जो ब्लैक में लग रहा था। पिंक कलर को, अगर पिंक कलर की इंक को मैं डालूंगा पानी में तो उसको अलग समय लगेगा। हो सकता है ज्यादा लगे, हो सकता है कम लगे, लेकिन अलग लगेगा, क्योंकि दोस्तों हर पदार्थ की अपनी अलग अलग सॉल्युबिलिटी, विलेयता होती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, अब ध्यान से समझो। ये आपके पास में पेपर था, पेपर पे आपने क्या करा था, एक डॉट बनाया था।
ठीक है, काई से अपने पेन से बनाया था, हो सकता है ब्लैक कलर के पेन से बनाया हो सकता है रेड कलर के पेन से बनाया हो सकता है आप लोगों ने ब्लू कलर के पेन से बनाया हो, एक गोला बनाया था, बहुत बढ़िया। दोस्तों इस पेपर को मैंने क्या करा, एक कंटेनर जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। आपने क्या करा, उस पेपर को लटका दिया इस प्रकार कि पेपर का कुछ पार्ट क्या है, पानी के अंदर है, बहुत बढ़िया। और इस पेपर के टॉप पॉइंट पे आपने क्या लगा दिया, पिन लगा दिया। अरे बेवकूफ हो क्या अभिजीत कुमार प्रसाद जी, एक ही कमेंट कर रहे हो सर, फिर से समझा दीजिए, फिर से समझा दीजिए, 10 मिनट से एक क्या क्या फिर से समझाऊं, बताओ। क्लास तो अभी स्टार्ट ही करिए, क्या फिर से समझाऊं, स्टार्टिंग से पहले मिनट से एक कमेंट कर रहे हो, ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखिए। सर फिर से, अरे स्टार्ट ही क्या किया है, क्लास के स्टार्टिंग से बोल रहे हैं ये, बताओ तो सर क्या करा दूं, इतना प्यार से इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। कोई बच्चा बोलता है सर पहले बायोलॉजी स्टार्ट कर लेते हैं, कोई फिजिक्स। अरे यार दोस्तों मुझ पे विश्वास रखो, आपको कुछ नहीं करना, विश्वास करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ना है यार। अब बताओ सिलेक्शन के लिए और क्या चाहिए, सिलेक्शन के लिए दो ही चीज चाहिए, मैं आपको पूरा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट, शानदार कंटेंट दूं। आप दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़े, ढंग से मेहनत करिए, और इसके अलावा क्या चाहिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपको दिक्कत आती है वीडियो को 2 बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, आपके लिए सारी सुविधा है। बीच बीच में आप अपने आप को भी डिस्टर्ब करते हो, डिस्टर्ब मत करो, एक फ्लो में चलो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। इधर देखो दोस्तों, क्या करा आपने, इस पेपर को पानी में इस प्रकार से लटकाया कि पेपर का कुछ पार्ट क्या है, पानी के कांटेक्ट में है। दोस्तों आप एक चीज नोट करना, कभी भी जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है, ग्लास है, ग्लास में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ध्यान से आप लोग समझिए, ग्लास में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने क्या डाला, मान लो पेपर डाला, लेकिन पेपर का कुछ पार्ट ही पानी के अंदर गया, इतना पार्ट ही पानी के अंदर गया। दोस्तों आप लोग देखना, ये ऊपर हाथ लगाओगे ना, ये भी थोड़ा सा गीला नजर आएगा, जबकि ये पानी के अंदर नहीं है। यहां पर हाथ लगाओगे ये भी गीला नजर आएगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों जो पानी, ये जो पेपर होता है ना, कागज, वो क्या करता है, पानी को सोखता है, पानी को सोखता है। क्या आपने सुना है, जैसे आपने देखा होगा कि आपने मोमबत्ती, ये सॉरी केरोसिन के तेल में आपने देखा होगा, या दीपक आपने देखा होगा, दीपक में आपने कोई क्या लगाई, बत्ती लगाई, तो ये बत्ती क्या करती है, ये पानी, ये तेल को सोखती है, तेल ऊपर तक जाता है ना। सिमिलरली ये कागज भी क्या करेगा, पानी को थोड़ा सोखता है, पानी इस पे ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। देखो ये जो नीले कलर का पानी है, देखो ऊपर तक, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, बहुत बढ़िया। तो अगर पानी ऊपर आएगा तो जो आपकी इंक थी, चाहे वो ब्लैक कलर की हो या ब्लू कलर की हो, क्या उसमें भी पानी आएगा, क्या उसमें भी पानी आएगा क्या। और मैंने आप लोगों को क्या बताया, कोई भी कलर सिंगल कलर से नहीं बनता। जो आप पेन की इंक होती है ना, ब्लू कलर की, आपको लग रहा होगा प्योर ब्लू कलर, नहीं दोस्तों, उसमें बहुत सारे कलर से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों जैसे मान लो आपने ब्लू कलर के पेन से इस पे डॉट किया था, ये बहुत अलग अलग रंगों से मिलकर बना हुआ है, मान लो 4 कलर से मिलकर बना हुआ है, C1 C2 C3 C4। अब क्या हुआ, इसमें चला गया पानी। मैंने क्या बोला, हर पदार्थ की अपनी अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है, अपनी अलग अलग क्या होती है, घुलनशीलता होती है। तो कोई पानी में अच्छे से घुलेगा, कोई अच्छे से नहीं घुल पाएगा। तो सॉल्युबिलिटी की डिफरेंस होने की वजह से सब कलर क्या हो गए, देखो अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जो आपका मिश्रण था, जो बहुत अलग अलग रंगों से बना था, देखो आपने उनको अलग कर दिया। दोस्तों इसी मेथड को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। आज आपको समझ में आया होगा क्रोमेटोग्राफी मेथड क्या होता है, आज आया होगा बिल्कुल, वरना आज तक रटते थे कि सर रंगों को अलग करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पता नहीं होता था कैसे करते थे। एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलोगे, इट इज यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। दोस्तों मान लो ये 4 रंग से बना हुआ है, इन चारों रंगों की अलग अलग विलेयता होती है, पानी में कोई अच्छे से घुल जाता है, कोई अच्छे से नहीं घुलता, तो इनकी विलेयता में अंतर होने की वजह से ये आपके अलग अलग हो गए। इसी मेथड को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों नेक्स्ट मेथड की हम लोग बात करते हैं, इवेपरेशन यानी वाष्पीकरण। दोस्तों इस मेथड को पढ़ाने का मतलब है, आपको मैं बेवकूफ समझ रहा हूं,
आपको सब कुछ आता है, ये बोलोगे आप अभी पढ़ोगे ना, आप बोलोगे अरे सर क्या बच्चों वाला मेथड है। बिल्कुल दोस्तों, आप एक चीज मुझे बताओ, पानी में मैंने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। तो अब आप क्या करो, नमक को अलग करो, पानी को अलग करो। कैसे करोगे सर, नमक तो घुल गया। एक काम करो, ये जो मिक्सचर बना ना, ये जो मिश्रण बना, इसको क्या करो, गर्म करो। गर्म करने से इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। 20, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 75, 100 होते ही क्या होगा, वाटर आपका बॉईल होना शुरू हो जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ही कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जो वाटर होगा बॉईल होके है ना, वाष्प बनके उड़ जाएगा। तो नमक तो रह जाएगा इधर, क्योंकि नमक को मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो नमक तो ऐसा का ऐसा रहेगा। पानी जो होगा वो आप लोगों का उड़ जाएगा बॉईल होके। फिर इसको आप ठंडा कर लेना। तो यहां पर आप इसको कहीं से पास कर लेना सारी गैस को, फिर ठंडा कर लेना। यहां पर पानी आ जाएगा आप लोगों का, और नमक आपका इधर रह जाएगा। तो ये है आप लोगों का इवेपोरेशन मेथड, यानी वाष्पीकरण विधि। ठीक है, चलो सिंपल चीज है। जैसे दोस्तों सॉल्ट वाटर होता है ना आप लोगों का, जो खारा पानी होता है, खारा पानी का मतलब पानी में बहुत ज्यादा नमक है। इसमें से नमक को ऐसे ही अलग किया जाता है। कौन से मेथड से, इवेपोरेशन मेथड से। बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, नेक्स्ट मेथड है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। सर ये मेथड क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं, कुछ खास नहीं है दोस्तों। कई बार क्या होता है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको बोलूं पानी आपको किस अवस्था में मिलता है नेचुरली। सर तरल अवस्था में मिलता है। अगर आप लोग उसको फ्रीज में रखोगे तब जाके बर्फ बनेगी, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा, है ना। जनरली आपको सर तरल अवस्था में मिलता है। बहुत बढ़िया। सिमिलरली क्या होता है सर, कोई कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। सर क्रिस्टल किसको बोलते हैं, क्रिस्टल कुछ भी नहीं है, ऐसे दाने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, चमकीले। जैसे आप लोग कभी नमक को देखना माइक्रोस्कोप से, या आप लोग देखोगे नमक बहुत छोटे छोटे दानों से मिल के बना हुआ है क्या, और चमकीले हैं क्या, बिल्कुल चमकीले, कांच के जैसे चमकीले हैं क्या। तो आप लोग बोलोगे सर नमक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली आप लोग चीनी देखो, शुगर आप लोग देखो, शुगर आप लोग देखो, शुगर के भी छोटे छोटे क्यूब्स मिलते हैं, ऐसे कांच के जैसे टुकड़े होते हैं छोटे छोटे छोटे, बिल्कुल। सिमिलरली दोस्तों अगर आपने सुना होगा जिप्सम, जिप्सम को भी आप लोग देखो ना दोस्तों, छोटे छोटे, ये भी क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। दोस्तों कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको ब्लू विट्रॉयल बोलते हैं, इसका कॉमन नेम नीला थोता, ब्लू विट्रॉयल नीला थोता। ये भी आप लोगों को नीले छोटे छोटे कांच के दाने जैसे मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है क्या, ठीक है। सर 100 डिग्री होगा ना, तो मैं कहां बोल रहा हूं। सर आसवन में और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। अरे दोस्तों बहुत आसवन में, डिस्टिलेशन मेथड में आप लोगों को अगर दो लिक्विड है उनको अलग करना है तो डिस्टिलेशन आसवन विधि यूज करेंगे। इवेपोरेशन में एक लिक्विड है एक सॉलिड है, पानी में नमक डाल रखा है आपने। ठीक है, चलिए। और ऐसा नहीं है कि आप लोग एक ही मेथड यूज करोगे, जैसे पानी में से अगर आपको नमक अलग करना है तो इवेपोरेशन मेथड ही यूज होगा। दोस्तों दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो, जैसे क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्यों, क्योंकि दोस्तों नमक के क्रिस्टल बन सकते हैं ना, तो ये मेथड यूज कर सकते हो। सर ये इस मेथड में होता क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपने क्या कर रखा है, पानी में नमक घुला हुआ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आप एक काम करो, जैसे एक कंटेनर लो, इसमें क्या है, आप लोग वो वाला पानी डाल दो जिसमें नमक घुला हुआ है। बहुत बढ़िया। दोस्तों आप एक काम करो, इसमें एक धागा लटका दो, एक अंदर धागा लटका दो। ठीक है सर, लटका देंगे। इसको क्या करो, पानी को थोड़ा सा गर्म करो, ज्यादा गर्म नहीं, थोड़ा सा गर्म कर लो, गर्म करो, और गर्म करके क्या कर दो, छोड़ दो। अब दोस्तों जब आप लोग 4 से 5 घंटे बाद देखोगे तो आप लोग क्या पाओगे कि जो नमक था, ठीक है, जो नमक था, जो सॉल्ट था, उसके दाने इस धागे पे चिपक जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है नमक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। क्रिस्टल क्या होती है, कांच जैसी संरचना, तो उस कांच में शार्प एजेस भी होंगे, किनारे भी होंगे, तो वो इसमें फंस जाएंगे, इस धागे में फंस जाएंगे वो। ठीक है, तो अब इसको धागे को जैसे बाहर निकाल लोगे नमक बाहर आ जाएगा। ये है आप लोगों का क्रिस्टलाइजेशन मेथड।
आई बात समझ में, है ना? ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड यही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। सर ये क्या मेथड आ गया? कुछ भी नहीं है दोस्तों, एक चीज समझो, जैसे मान लो पानी में, ठीक है, पानी में मैंने कुछ डाल दिया, पानी में मैंने कुछ कीचड़ डाल दिया, या पानी में मैंने कुछ और डाल दिया, ठीक है, या आप ऐसे मान लो किसी लिक्विड में कुछ आपने कचरा डाल दिया, कुछ इंप्योरिटी डाल दी, तो सर इस इंप्योरिटी को अलग करना है और पानी को अलग करना है, तो सर क्या कैसे करूं? दोस्तों एक मेथड है सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। सर ये सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिसेंटेशन क्या होता है? देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो आपने, छोटी सी बात समझो, पानी में आपने डाला पत्थर, पानी में क्या डाले? पत्थर डाल दिए छोटे छोटे। क्या आप लोगों को पता है क्या पत्थर कहां पर आके बैठ जाएंगे? पानी में छोटे छोटे पत्थर डले हुए हैं, पत्थर कहां पर आ जाएंगे? सर पत्थर नीचे आके बैठ जाएंगे ना तले में, क्योंकि पत्थर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इनका घनत्व ज्यादा होता है, भारी होता है, तो ये नीचे आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जो हैवियर, जो भारी सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जो भारी ठोस पदार्थ होते हैं ना, वो लिक्विड में नीचे आके बैठ जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन यानी अवसादन। अब आप क्या करो, जैसे ही आप लोग इसको बाहर, तो अब क्या करो, देखो ये जो भारी वाले पार्टिकल है वो तो नीचे आ गए। अब आप लोग क्या करो, इसको जब उल्टोगे तो ऊपर वाला जो पानी है ना उसको अलग कर लो। जैसे देखो भारी वाले पार्टिकल तो नीचे ही, ऊपर वाला आप लोग अलग कर लो, तो ऊपर वाला जो आपका क्लियर वाटर उसको अलग निकाल लो। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसेंटेशन। सिंपल सी बच्चों वाली चीज है, घर में आए दिन करते हो आप लोग। तो डिसेंटेशन क्या है, जो ऊपर वाला लिक्विड है उसको अलग कर लो, जिससे भारी पार्टिकल उसी में रह जाए, ये आपका लिक्विड अलग हो जाए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसेंटेशन। बच्चों वाली चीज है यार। हर्षू जी बोल रहा है सर मेरा दोस्त है, आपके साइंस का रिकॉर्डेड बैच लिया है, तो उसकी बैच लाइव से रिप्लेस हो जाएगा क्या? हर्षू जी आपके दोस्त की वजह से, आपके दोस्त ने आपको रख रखा है क्या कि भाई तूने तो बैच ज्वाइन कर रखा है, लाइव क्लास में ऐसे ऐसे डाउट पूछ? पढ़ा रहा हूं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, फालतू की बातें कर रहे हो। राज जी 2-3 दिन छोड़ दो, 50 दिन छोड़ दो, 70 दिन छोड़ दो, क्रिस्टल बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है? क्लियर? सिंपल सी चीज है तो। आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड। बताओ ये भी पढ़ाने की जरूरत है क्या? दोस्तों मान लो आपने पानी में पत्थर मिला दिया, कैसे अलग करोगे पत्थर को पानी से? कैसे अलग करोगे? सिंपल सी बात है दोस्तों, फिल्टर पेपर जो होता है, या छन्नी जानते हो, छन्नी, अरे घर में चाय भी तो छानते हो ना, तो आप क्या करो, उस चाय छानने वाली जो छलनी है ना, उसमें से वो पानी पास करवा दो, तो पानी तो आ जाएगा छलनी से नीचे, लेकिन उसमें जो पत्थर है वो उसी में रह जाएंगे। इस मेथड को बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। बताओ ठीक है, इस मेथड को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन, आप लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। लास्ट मेथड वो है आप लोगों का सेंट्रीफ्यूज मेथड या अपकेंद्रण विधि। दोस्तों ये क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, किसका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूं, ठीक है? आ जाओ दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए, ये आप लोगों का हाथ है, हाथ में आपने क्या बांध रखा है? धागा बांध रखा है, और धागे के किनारे पे आपने क्या बांध रखा है? पत्थर बांध रखा है। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, आप ऐसे घुमा रहे हो पत्थर को, ऐसे घुमा रहे हो, बाई चांस अगर धागा टूट जाता है, बाई चांस अगर धागा टूट जाता है, तो ये पत्थर कहां पर जाएगा? क्या बाहर की ओर जाएगा क्या? जैसे मान लो जिस सर्किल में आप लोग घुमा रहे हो उसके बाहर की ओर जाएगा ना। यहां टूटा तो ऐसे जाएगा, इस जगह टूटा तो ऐसे जाएगा, इस जगह टूटा तो ऐसे जाएगा, इस जगह टूटा तो ऐसे जाएगा, मतलब बाहर की ओर जाएगा। ये बात सही है क्या? दोस्तों बाहर की ओर क्यों जा रहा है? जरूर सर, बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा तभी जा रहा है। बिल्कुल। क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है, जब भी कोई वृत्तीय गति करता है ना, उस पे बाहर की ओर एक बल लगता है जिसे आप लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल। सर इसका मान क्या होता है?
इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। मत ध्यान रखो फॉर्मूला वगैरह कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो लगने वाला बल है वो द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है, मास पे निर्भर कर रहा है। इसका मतलब अगर पत्थर भारी होता तो उस पर ज्यादा फोर्स लगता, हल्का पत्थर है तो उस पर कम फोर्स लग रहा है। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? अरे इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? तो क्या होगा जैसे मान लो हमारा ब्लड है, जब ब्लड को भी आप लोग बहुत तेज घुमा रहे हो, सर्कुलर मोशन करवा रहे हो, तो ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, ब्लड में आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती है। तो दोस्तों जो हल्की वाली, जो भारी वाली चीज है ना, वो उन पे क्या लगेगा, फोर्स से ज्यादा लगेगा, तो वो सारी की सारी सरकमफ्रेंस पे जमा हो जाएगी, परिधि पे जमा हो जाएगी, जबकि हल्की वाली चीज अंदर रह जाएगी, बीच में रह जाएगी, बीच वाले पार्ट में रह जाएगी। तो आपने सेपरेट कर दिया ना, इसी मेथड को बोलते हैं आप लोग सेंट्रीफ्यूज मेथड। बताओ आया क्या समझ में? इधर आओ, अभी नहीं आएगा कोई बात नहीं। आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया अपना? दोस्तों वो आपका ब्लड निकाल के ना ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाल लेते ना, फिर बताओ उस ब्लड के साथ में क्या होता है। आइए देखो, जैसे मान लो ये एक कपिल नाम का लड़का, ये उसके ब्लड का भी टेस्ट करना है, मेरा भी करना है, नीरज नाम के लड़के का, तो सबके जिनका भी टेस्ट होना है सबको लगा दिया ऐसे, फिर इसको घुमाएंगे तेज, ऐसे घुमाएंगे, देखो तेज घुमाएंगे, देखो ध्यान से देखो, ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमाता है। सर इसके घुमाने से होता क्या है सर, मुझे ये बताओ, ठीक है? अरे भैया रुक जा रुक जा, चलो देख लो यार, घूमते हुए देख लो, ये तो रुक ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है ब्लड में आपके लिक्विड पार्ट भी होता है, सॉलिड पार्ट भी होता है? कभी सुना है क्या आपने? बताओ। जो ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट होता है ना, वो होता है आप लोगों का प्लाज्मा, उसे आप लोग बोलते हैं प्लाज्मा। और जो सॉलिड पार्ट होता है ब्लड में, वो क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आप मुझे बताओ, कोई सॉलिड, कोई ठोस की डेंसिटी ज्यादा होगी या किसी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी? बताओ। सर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया दोस्तों, जब आप लोग इसको घुमाओगे ना, घुमाओगे तो होगा क्या, सॉलिड भारी है, उन पे फोर्स ज्यादा लगेगा, तो सारे के सारे सॉलिड सरकमफ्रेंस पे आ जाएंगे, सरकमफ्रेंस पे आ जाएगा, और जो हल्के वाले पार्टिकल है वो बीच में रह जाएंगे। जैसे ही आप लोग घुमाना छोड़ोगे तो जो भारी वाले हैं वो तुरंत नीचे बैठ जाएंगे। तो देखो आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से नीचे बैठ जाएगी, हल्की वाली ऊपर रह जाएगी, प्लाज्मा। तो देखो आपने ब्लड में, ब्लड किससे मिलकर बना हुआ है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आपने अलग अलग कर दिया। दोस्तों समझ में आया क्या? सर और इसका एग्जांपल बताइए। दोस्तों कभी आपने सुना होगा छाछ, ये मक्खन जो बनाते हैं, इधर आओ देखो, एक और चीज मैं बताता हूं आप लोगों को। कभी आपने सुना है क्या दूध से मक्खन बनाते हैं? दूध से मक्खन बनाते हैं, सुना है क्या? उसमें क्या होता है दोस्तों, दूध को बहुत तेज घुमाया जाता है, बहुत तेज घुमाया जाता है, तो जिससे जो भारी चीजें होती है ना, दूध के अंदर मक्खन भी होता है, ठीक है, तो इसमें दूध क्या होता है, भारी होता है, तो दूध तो आपका सरकमफ्रेंस पे आ जाएगा, परिधि पे आ जाएगा, क्योंकि उन पे फोर्स ज्यादा लग रहा है ना, तो वो पूरा आपके सरकमफ्रेंस पे आ जाएगा, परिधि पे, जबकि मक्खन जो हल्का होता है वो बीच में रह जाएगा। जैसे ही आप लोग बंद करोगे मिक्सी को, तो भारी वाली चीज तुरंत नीचे बैठ जाएगी, तो दूध आपका नीचे बैठ जाएगा, मक्खन आपका ऊपर आ जाएगा। क्लियर? ये आपका मेथड है। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बधाई, पहला चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें क्या? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछली बार कैसे क्वेश्चन पूछे गए, करवाऊं? सब करवाऊंगा, लेकिन दोस्तों एक दो कॉन्सेप्ट मुझे और सिखाने हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सिखा दूं, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करेंगे। सर सिखाओ ना, आइए आइए। चलिए दोस्तों, सम मिसलेनियस कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपकी एनसीईआरटी में, हालांकि मैं उसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन उस पर थोड़ा सा और नजर डालते हैं, जिससे वो हमको और अच्छे से हो जाए। आ जाओ दोस्तों, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, गुप्त ऊष्मा का। अरे सर पढ़ा तो दिया आपने, नहीं थोड़ा सा उसमें कुछ और मुझे एक्स्ट्रा जानकारी देनी है। अच्छा दो सर, चलो दो। दोस्तों मेरे पास में कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर है बर्फ।
दोस्तों इस बर्फ का टेम्परेचर है मान लो -30 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया क्या? मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इसको हीट दे रहा हूं, इसको गर्म कर रहा हूं। क्या होगा सर, गर्म करने से टेम्परेचर बढ़ता है, क्या बात है। तो आपने जब हीट दोगे ना तो टेम्परेचर बढ़ा, मान लो -30 से -20 हो गया, फिर -10 हो गया, है ना। मतलब कुल मिला के मान लो -30 से 0 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। दोस्तों जब आप लोग और हीट देते हो तो आप लोग देखते हो सर टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, 0 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। लेकिन एक्चुअली में जो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट हो गया। तो आपका क्वेश्चन आता है सर मैंने हीट दी, वो कहां गायब हो गई, टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं। दोस्तों उस हीट का यूज हो गया इसकी अवस्था परिवर्तन में, इसको बर्फ से ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदलने में। इसी गुप्त उष्मा, इसी को बोलता है गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। तो इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। और जब आप लोग गर्म करोगे पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी हो जाएगा। और गर्म करोगे, आप देख रहे हो आप हीट तो कंटिन्यूसली देते जा रहे हो, तो आप हीट दे रहे हो लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो सर वो हीट गई कहां, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपने वो हीट दी वो कहां गायब हो गई, उस हीट का यूज हो गया पानी को वाष्प में बदलने में, लिक्विड को गैस में बदलने पे। टेम्परेचर नहीं बढ़ा लेकिन वो हीट गई कहां पर सर, यहां पर गई। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर और हीट दोगे फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प 110 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगी, 120 पे हो जाएगी, 144 पे हो जाएगी। समझ में आया क्या? आया क्या बोलो, हां सर आया। चलो आ जाओ दोस्तों, जो भी चीजें मैंने बताई इसको मैं ग्राफ में बताना चाहता हूं। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जो आइस थी, जो मैं इसको हीट दे रहा हूं ना, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में हीट देने पे ध्यान से समझो, हीट देते जा रहा हूं ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो -30 डिग्री सेल्सियस की आइस का टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। दोस्तों मैं और हीट दे रहा हूं लेकिन मैं क्या देखता हूं, इसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस का ही है। मैं और हीट दे रहा हूं सर, मैं हीट और दे रहा हूं लेकिन टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। बढ़ना चाहिए था ना, नहीं हो रहा। चलो अब 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बन गया, वो हीट कहां गायब हो गई, 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट करने के लिए। दोस्तों अब आप और हीट दे रहे हो तो क्या होगा सर, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो हीट देते जा रहे हो, टेम्परेचर भी आप लोगों का बढ़ता जा रहा है। कितना हो गया टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सर मैं और हीट दे रहा हूं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। सर हीट तो मैं दे रहा हूं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, हीट तो दे रहा हूं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि उस हीट का यूज हो गया 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए। अब और हीट दोगे, अब जाके टेम्परेचर बढ़ेगा आपका। बताओ दोस्तों, मजा आया क्या? आया क्या? मुझे कोई बताएगा क्या कि यहां पर क्या हुआ? इसको क्या बोलोगे दोस्तों? इसको आप लोग बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, गलन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा किसको बोलोगे? वो उष्मा जिसका यूज हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करने में। ठीक है, सिमिलरली इसको आप लोग क्या बोलोगे? ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वाष्पन की गुप्त उष्मा। इसका मतलब क्या है, इस हीट का यूज कहां पर हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प बनाने में। क्लियर है? क्लियर है क्या? सर ये तो आपने पहले ही बता दिया था, कौन सी नई बात बता रहे हो? दोस्तों मैंने पहले वैल्यू नहीं बताई थी, बोला था ना एक भी पॉइंट नहीं छूटूंगा। वैल्यू ध्यान रखो, अगर आपसे कई बार पूछे जाए लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, इसका मान क्या है, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान कितना है, तो आप लोग क्या बोलोगे? 80 कैलोरी पर ग्राम या 335 किलोजूल पर केजी। इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को, सॉरी जी 1 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को अगर आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी, या 335 किलोजूल पर केजी। इसका मतलब क्या है, 1 किलोग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है, उसको अगर आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलना चाहते हो तो इतनी हीट देनी पड़ेगी, 335 किलोजूल। आ गया समझ में? ये मान पहले नहीं बताया था ना, अभी बता दिया, बहुत बढ़िया।
सिमिलरली दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की अगर वैल्यू पूछे तो वैल्यू आप लोग ध्यान रखिएगा 540 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम में 540, किलो जूल पर केजी में 2257। इसका मतलब 1 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए आपको 540 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी, या 1 किलोग्राम 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में डालने के लिए इतनी हीट देनी पड़ेगी 2257 किलो जूल। तो आप बस ये वैल्यू भी ध्यान रख लो, बाई चांस पूछ ले तो। दोस्तों समझ में आ गया क्या? आ गया क्या? एक्चुअली कैलोरी और जूल में क्या संबंध होता है? 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, मतलब 4.18 होता है। आप लोग लगभग 4.2 जूल बोल सकते हैं। सर ये 80 कैलोरी पर ग्राम कैसे आया? एक्सपेरिमेंट करके आया, करके देखो अनुराग जी, करके देखो। आप घर में एक काम करो, 1 ग्राम पानी लो 0 डिग्री सेल्सियस पे, थर्मोमीटर डाल के देख लो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब आप उसको क्या करो, हीट दो। जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा आपकी 80 कैलोरी हीट खर्च हो जाएगी। करके देखो, घर पे करके देखो। अनुराग विश्वकर्मा जी को बहुत वो आते हैं, डाउट आते हैं आजकल, डाउट भी ऐसे से आते हैं, ये कैसे आया, ये कैसे आया? अरे भैया कहीं से आया है, साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सारी चीजें प्रूवन है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो सर, आपने लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, थैंक यू सो मच सर। चलो सर, सर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताना चाह रहे हो क्या? बिल्कुल दोस्तों, एक समझो डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में, विसरण विधि के बारे में। अब सर ये क्या हो गया, अभी समझाते हैं। दोस्तों एक गुटक पानी पी लो, आपकी इजाजत हो तो एक बार रुक जाओ। ठीक है सर, डिफ्यूजन क्या होता है? आपको मेरे साथ में एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों कभी आप लोग पानी में इंक डाल के देखो, कुछ ऐसा होगा क्या? अरे पानी में इंक डाल के देखोगे, कुछ ऐसा होगा क्या? सर मैंने कभी डाली नहीं। अरे पानी में कभी शहद डाला है क्या, या दूध में कभी शहद डाला है क्या? यस सर डाला है। तो एक काम करो, पानी में कभी शहद डाल के देखो। दोस्तों आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? कुछ ऑब्जर्व करा है क्या? देखो वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो। सर जब आपने पानी में इंक डाली तो पानी और इंक आपस में मिक्स हो गई क्या? पानी एक अलग पदार्थ है, इंक एक अलग पदार्थ है। दोस्तों एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिक्स होना, इंटरमिक्सिंग होना ही डिफ्यूजन कहलाता है। यहां पर क्या था? पानी था, पानी एक अलग पदार्थ है, शहद एक अलग पदार्थ है। जब आपने डाला तो एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ में मिक्सिंग क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है। समझ में आ गया क्या? अच्छा ये होता है कि डिफ्यूजन। सर मैं फालतू में परेशान हो रहा था, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों एक काम और करोगे क्या? अब मुझे एक चीज बताओ, एक तो मैंने ठंडा पानी लिया, ठंडे पानी के अंदर शहद डाला, अगर गर्म पानी होता तो शहद ज्यादा अच्छे से घुलता या उतना अच्छे से नहीं घुलता? बताओ। या सेम मैंने यहां पर ले रहा हूं, अगर मैंने नॉर्मल पानी में इंक डाली और एक गर्म पानी में इंक डालता तो जल्दी घुलता या नहीं घुलता? दोस्तों आप जब गर्म पानी में डालोगे ना इंक तो जल्दी घुल जाएगी। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन प्रोसेस यानी विसरण का जो ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये तेज होता है। समझ में आ गया? तो डिफ्यूजन क्या है? सर आप लोग बोलोगे इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो अलग अलग पदार्थों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। और आपको यह भी पता है कि दोस्तों अगर हम लोग हीटिंग देंगे, उसको गर्म करेंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट होता है। दोस्तों समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? कल एक पूरी क्लास में पढ़ा रहा, बच्चा बीच बीच में कर रहा,
डिफ्यूजन 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 डिफ्यूजन, तो उसके चक्कर में उसका डिफ्यूजन तो गया ही। कल मैं इतना पढ़ा रहा था वोर गया। तो यार आप मुझ पे विश्वास रखो, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, कहां पढ़ाना है। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरे पे विश्वास करो, पूरी मेहनत कर रहा हूं। लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब आप साथ में मेहनत करोगे। आ जाओ दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट समझो, टिंचर ऑफ आयोडीन। अब सर ये क्या आ गया दोस्तों? दवाई है ये एक। आपसे बस एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये बना कैसे। दोस्तों एक्चुअली में ये बनता कैसे है मैं आपको बताऊं। एक्चुअली में आप लोगों का जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल में आयोडीन डालने से ये बनता है। तो अल्कोहल में आयोडीन डालने से बनता है, बहुत सारे अल्कोहल में थोड़ा सा आयोडीन डालने से बनता है। एग्जाम में पूछा जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन, जो कि एक दवाई है, ये इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? तो डाला किसमें? अल्कोहल में डाला। तो अल्कोहल क्या है? सॉल्वेंट है, विलायक है। याद रह जाएगा क्या? याद रह जाएगा क्या? और डाला क्या? आयोडीन डाला। तो ये क्या है? सॉल्यूट है, ये विलेय है। समझ में आ जाएगा क्या दोस्तों? बोलो हाँ, बिल्कुल सर समझ में आ जाएगा। दोस्तों दूसरी चीज ये पूछा जाता है कि यार चलो ये मिक्सचर जो बना है ना, वो कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस है, समांगीय, हेट्रोजीनियस है, विषमांगीय है। दोस्तों यहां से देख लो, यहां से देख लो, यहां से देख लो, यहां से देख लो, सब जगह एक जैसे नजर आता है। यहां पर अल्कोहल के अंदर आयोडीन बहुत अच्छे से घुल जाता है। तो ये कैसा है? आपका होमोजीनियस है। दोस्तों समझ में आ गया क्या? समांगीय मिश्रण है। समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन आते हैं बहुत। सर और क्या पूछा जा सकता है दोस्तों? इस दवाई का यूज कहां पर होता है? दोस्तों इस दवाई का यूज होता है एंटीसेप्टिक के रूप में। क्या होता है एंटीसेप्टिक, जानते हो क्या? अरे आपके कोई जल लग वगैरह जाती है, जल वगैरह जाते हो, वहां पर एंटीसेप्टिक लगाते हो ना। जैसे आप मान लो कहीं पर गिर गए, फिर आप मेडिकल बोले सर कोई एंटीसेप्टिक दोनों मेरे लग गए यहां पर। ठीक है, मजा आया क्या दोस्तों? मजा आ रहा है क्या पढ़ने में? बताओ। ये एनसीईआरटी की लाइन है, साफ बोला गया है आयोडीन इसमें सॉल्यूट है, विलेय है। एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी की फोटो लगाई है मैंने, बहुत बढ़िया। आ जाओ एक लास्ट कॉन्सेप्ट, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अलॉय यानी मिश्र धातु का। हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, लेकिन मैं फिर भी अभी समझा देता हूं। देखो दोस्तों, मिश्र धातु नाम से समझो, मिश्र धातु यानी जो दो धातु या दो से अधिक धातु से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों आपने पीतल देखा है क्या? पीतल आपके घर में होगा, पीतल के कुछ बर्तन भी होंगे, या दोस्तों पूजा में आप लोग घंटी वगैरह यूज करते हो, पीतल की बनी होती है। क्या ब्रास आपने देखा है क्या? ब्रास, अरे देखा है क्या कभी? क्या आपको पता है ब्रास किससे मिलके बना होता है? बिल्कुल सर, ये ब्रास मिलके बना होता है कॉपर से और जिंक से। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे ये ब्रास है दोस्तों, यहां का ब्रास देख लो, यहां का देख लो, यहां का देख लो, यहां का देख लो, सब जगह एक जैसा नजर आ रहा है ना। तो ये एक्चुअली में क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ये एक समांगी मिश्रण है। कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अलॉय होते हैं, जो मिश्र धातु होते हैं, वो क्या होते हैं? दोस्तों समांगी मिश्रण होते हैं। देख लो, समांगी मिश्रण होते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें एक चक्कर है। क्या चक्कर है? जैसे ये बनता कैसे? 70% कॉपर 30% जिंक से। ठीक है सर, चक्कर क्या है? दोस्तों हमने ये पढ़ा है कि मिश्रण जिनसे मिलके बना हुआ है ना, उसको आप लोग फिजिकली सेपरेट कर सकते हो। जैसे आपने पानी में पत्थर मिलाया तो पत्थर को अलग कर सकते हो, पानी को अलग कर सकते हो। सही बात है क्या? बट अगर आपसे पूछ ले कि अलॉय जिनसे मिलके बना हुआ उसको सेपरेट कर सकते हैं क्या? आपकी गलती नहीं है, आपको लग रहा है मिक्सचर है और मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। देखो, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। एक बार आपने बना दिया ना पीतल, करके बता दो, अलग करके बता दो इसका कॉपर और जिंक। दोस्तों इनको पृथक नहीं किया जा सकता है। फिर सर मुझे एक चीज बताओ, क्या सर आपने फिर इसको मिक्सचर क्यों बोल दिया? क्योंकि दोस्तों मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर जिनसे मिलके बना होता है, मिक्सचर में उनकी खूबियां होती है। जैसे नमक और चीनी मिलाया आपने, खाओगे खारा भी लगेगा, मीठा भी लगेगा। तो है क्या? पीतल में कॉपर की भी विशेषता है, जैसे करंट पास करवाओगे हो जाएगी। ये किसकी विशेषता है? कॉपर की। इसमें जिंक की भी विशेषता है, इसलिए हम लोग इसको मिक्सचर बोलेंगे। किन किन को समझ में आया? एक बार यस लिखो, यस लिखो। हाँ सर समझ में आया।
और किनको लगता है हाँ सर हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है, मजा आ गया। तो ये अपना पूरा का पूरा पहला चैप्टर हुआ। आइए इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों ग्रुप डी 2022 में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए, और सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता नहीं उन्होंने सारे एटम वगैरह इनसे पीरियोडिक टेबल सारे वहीं से भर दिए। कोई बात नहीं, देखो सर 2018 में खूब आए हैं, आरआरबी जे 2019 में खूब आए हैं, भर भर के आए हैं। आइए क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो दोस्तों सॉल्व करो, जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिक होगा? इसको ऐसे समझ लो, किसके कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक होगा, किसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा? दोस्तों चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सबसे ज्यादा आकर्षण किस में होगा? आपको पता है ठोस में पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं। क्यों? क्योंकि सर इनके बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण होता है ना। सॉलिड, ऑप्शन नंबर डी सही है। एग्जाम में भी कर लोगे क्या? चलो सर ये बताओ, मैटर पदार्थ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। अरे यार ये सही नहीं है, गलत है। पदार्थ जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, कणों से मिलकर बना होता है, और उसमें उनके बीच में आकर्षण होता है। हाँ, ठोस में बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम, गैस में और कम, लेकिन होता है आकर्षण। यार किसने बोला नहीं होता? ये कौन सा कथन सही नहीं है सर? ये सही नहीं है यार। बहुत बढ़िया, आ जाओ। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसर, टोटल 5। ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है यार, आप तो धमाधम उड़ा रहे हो। चलो बताओ, डिफ्यूजन अकर्स इन डैश वेरी रैपिड। कौन से दो जल्दी घुलेंगे? दो ठोस जल्दी घुलेंगे, या दो लिक्विड जल्दी घुलेंगी, दो गैस जल्दी घुलेगी? बताओ 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 बताओ। सर ये मेरे को नहीं आ रहा समझ में। अच्छा मुझे बताओ दोस्तों, ये एक लिक्विड है, ये दूसरा लिक्विड है। सर इन दोनों की इंटरमिक्सिंग फास्ट होगी या दो गैस की फास्ट होगी? सर मुझे इसमें डाउट है। देखो दोस्तों, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस बनेगी, इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस बनेगी। और दोस्तों हाई टेम्परेचर पे ज्यादा होता है ना, तो गैस गैस आपस में जल्दी अच्छे से घुलेगी। ठीक है, तो गैस के में डिफ्यूजन क्या होता है? बहुत तेजी से होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। डैश एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं सर? जितने भी एलिमेंट, जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं, जितने भी यौगिक होते हैं सर, उनको शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। मीथेन, इसका फॉर्मूला ये है सर, फॉर्मूला लिख पा रहे हैं? यानी ये कंपाउंड है, यौगिक है, और जितने भी कंपाउंड होते हैं प्योर सब्सटेंस होता है। तो सर ये प्योर सब्सटेंस है, ऑप्शन नंबर बी। दूध तो सर मिक्सचर है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ, पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह इनसे। ये भी मिक्सचर है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, और कोई फिक्स रेशियो नहीं है, इसलिए मिक्सचर है। ऑस्ट्रेलिया में जाओगे हो सकता है एयर में ऑक्सीजन ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। किसी पॉल्यूटेड जगह जाओगे जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो सकता है, वहां की एयर में ऑक्सीजन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो। ठीक है, आ जाओ। कौन सा कथन गलत है जल्दी से बताओ। दोस्तों पदार्थ के कण क्या स्थिर अवस्था में होते हैं क्या? मैंने आपको पदार्थ के कणों में क्या क्या विशेषता पाई जाती है बताया था, मैंने आपको, ध्यान से पढ़ना। मैंने आपको बताया था पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं, बताया था क्या मैंने? बताया था। ये बोल रहे हैं स्थिर अवस्था में होते हैं। अरे नहीं भैया, आप गलत हो, गलत कथन को चुनना, ये ए हो जाएगा। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं कि उसके कण बहुत छोटे होते हैं कि ये भी सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि बिल्कुल सही है। पदार्थ के कणों के बीच में कुछ गैप होता है कि बिल्कुल सही है। सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, गैस में और ज्यादा होता है। अरे बताओ, आ जाओ दोस्तों। एयर क्या है? एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन। सर एयर मिक्सचर है, कौन कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारी गैस है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या है? कंपाउंड है, यौगिक है। यौगिक किसको बोलते हो? जिसमें कम से कम दो प्रकार के तत्व है, तो ये यौगिक है। दोस्तों ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपके एलिमेंट है। अब आप लोग बोलोगे सर ये O2 एलिमेंट होगा, ये नहीं होगा। देखो पीरियोडिक टेबल में जो भी देखते हो वो एलिमेंट होता है। अब एक्चुअली ऑक्सीजन क्या होता है? अकेला नहीं पाया जाता, स्थिर होता है, इसलिए O2 के रूप में मिलेगा, लेकिन ये एलिमेंट ही कहलाओगे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आपके एलिमेंट ही है। ये
N और N2 में क्या अंतर है वो आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन ध्यान रखो नहीं, एक्चुअली N अनस्टेबल होता है, हमेशा इसी रूप में मिलेगा। ये सारे के सारे तत्व हैं। तो एक्चुअली में एयर क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड का मिक्सचर है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें सारे के सारे ना कंपाउंड है ना सारे के सारे एलिमेंट है। चलो एएलपी टेक्नीशियन 2018 का 29 अगस्त का बताओ, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। देखो दोस्तों, दो चीजें होती है, एक तो फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन, एक होता है केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसे मान लो कोई लोहे की रॉड है, उसका आपने मोड़ दिया, उसकी शेप चेंज कर दी, तो कोई नई चीज थोड़ी बन गई। आयरन तो आयरन ही है ना। तो दोस्तों अगर केवल उसकी आकृति चेंज हो रही है या मान लो आपको लोहे को आपने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, उसको मेल्ट कर दिया, लेकिन रहेगा तो लोहा ना। अगर दोस्तों कोई नई चीज बन रही है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, तब आप लोग बोलोगे केमिकल चेंज हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जैसे एक प्लेटिनम तार को गर्म करोगे तो रहेगा तो प्लेटिनम ही। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन का मतलब क्या है, आयरन के पास में किसी मैग्नेट को लिया है, लेकिन वो रहेगा तो आयरन ही। ये भी फिजिकल चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज है। मेकिंग ड्राई आइस फ्रॉम CO2। दोस्तों जब CO2 को आप लोग ठंडा करोगे तो जब ये सॉलिड स्टेट में चला जाएगा ना, सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड CO2, इसे ही आप लोग बोलते हैं ड्राई आइस। तो यहां पर भी है तो CO2 ना, बस अवस्था में परिवर्तन आया है, तो ये भी फिजिकल चेंज है। दोस्तों मक्खन खट्टा कब होता है, जब मक्खन के अंदर का जो लैक्टोज होता है ना, वो जब लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, यानी एक नया प्रोडक्ट बन गया, तो ये आपका केमिकल चेंज है। चलिए, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठोस का द्रव में पिघलना। अरे यार, कोई आयरन है, उसको मेल्ट कर दोगे तो रहेगा तो आयरन ही। या लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, कोई गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, मान लो H2O है, उसको लिक्विड में लेकर आ रहे हो, रहेगा तो H2O। फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस ही हो जाएगा। ये क्या होता है, फर्मेंटेशन बायोलॉजी में पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन में क्या होता है दोस्तों, बैक्टीरिया फंगस उसको तोड़ तोड़ के सड़ा सड़ा के कुछ और बना देते हैं, ठीक है, तो एक नया प्रोडक्ट बना है। तो ये क्या है आप लोगों का केमिकल चेंज है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, जल्दी से बताओ बताओ। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन। दोस्तों वाटर, अगर वाटर वेपर में बदल रही है तो H2O ही ना, केवल अवस्था में तो परिवर्तन हो रहा है, कोई नई चीज थोड़ी बन गई। सर ये फिजिकल चेंज है ना कि केमिकल चेंज, बताओ। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता। दोस्तों आपको पता है मिक्सचर में एक्चुअली होता क्या है, जैसे वो जिनसे मिलके बना हुआ है ना, उसके जो घटक होते हैं उसके गुणों को बरकरार रखता है। जैसे नमक और चीनी को मिला के खाओगे ना तो खारा भी लगेगा मीठा भी लगेगा। मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप चीनी में नमक मिला दो, पानी में नमक मिला दो, अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है क्या, बिल्कुल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, छान के अलग कर सकते हो, और भी अलग अलग मेथड है। दोस्तों इसकी संरचना तय है क्या, नहीं, जरूरी नहीं है 100 ग्राम चीनी में 50 ग्राम ही नमक मिलाओगे या 100 ग्राम चीनी में 100 ग्राम ही नमक मिलाओगे, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दोस्तों मजा आया क्या, कैसा लगा मैटर। मैंने बोला था 3 की जगह 4 क्लास लगा दूंगा, 2 की जगह 3 लगा दूंगा, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है। आप इस कंडीशन में हो, मैटर पदार्थ आपका जीवन में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने पढ़ाई करी है कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब दोस्तों आपको कितनी चीजें याद है या नहीं है, तो इसके लिए आपको टेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज शाम को 6 बजे तक आपका टेस्ट अपलोड हो जाएगा। आपका जो भी चैप्टर है उसका टेस्ट अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, नोटिफिकेशन में डाल दूंगा कि टेस्ट अपलोड हो गया है, जाके अपनी तैयारी चेक कर लो। टेस्ट आप लोग देना ईमानदारी से, देखना 20 में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। 5 बन रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी देखो 15 क्यों नहीं बना पाए, 20 बन रहे तो भी हवा में नहीं उड़ना, क्योंकि अभी नया ताजा ताजा चैप्टर पढ़ाया आपने तो अभी तो याद रहेगा ही। तो हम लोगों को चीजें रिवाइज भी करते हुए चलना है। दोस्तों कल हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे, एटम वाला, परमाणु वाला, ठीक है। तो मस्त रहिए और मेरे पे छोड़ दो, फालतू के आप कमेंट करते हो इसलिए दिमाग खराब होता है मेरा। सब बेस्ट कराऊंगा, कुछ मत करो, मैं जो पढ़ा रहा हूं बस उस पर ध्यान दे लो, साइंस की टेंशन छोड़ दो। सर बीपीएससी टीआर का ध्यान रख के 5 ऑप्शन दो। अच्छा 5 ऑप्शन दे दूं, ठीक है।
बेस्ट पढ़ा रहा हूं। रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो आपका ये तो हो ही जाएगा। आप कोई से भी एग्जाम दे रहे हो अपने स्टेट पीएससी वगैरह सब हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। जो पढ़ा है प्लीज रिवाइज करो, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है रिवाइज करते हुए चलना यार, है ना। रिवाइज करना मत भूलना, दिक्कत हो जाएगी यार। सिलेक्शन एक्चुअली आप देख लो बहुत आसान है, लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लोग रिवाइज नहीं करते हो यार। अभी तो आपको मजा आ रहा है, नया नया पढ़ा है। जब मैं 10 दिन बाद पूछूंगा डिफ्यूजन का फ्यूजन याद रह जाएगा। उससे 20 दिन बाद पूछूंगा सर भूल गया लेटेंट हीट क्या आती है, गुप्त ऊष्मा क्या आती है। उसके 1 महीने बाद पूछूंगा अरे सर पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये भी याद नहीं रहेगा आपको। तो प्लीज रिवाइज करते हुए चलना, है ना। एक बार आपने पढ़ लिया तो रोज तो शाम को पढ़ते ही हो, 1 वीक बाद में पढ़ना फिर इसको, फिर उसके बाद में 1 महीने बाद पढ़ना, फिर उसके बाद में 4 महीने के बाद में पढ़ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।